आवाज़ किन्नौर के इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध मेहमानगण, संस्था, संगठन, व्यक्ति विशेष, पंचायती राज प्रतिनिधि और आप सभी श्रोतागण, स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद कि ये मंच हम जैसे लोगों को आप लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दे रहा है। तो जोरदार ताली, एक बार आवाज़ें। मेरे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है तो मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं जाऊंगा, तो जो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके वो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा जो परिचय है मैं दोरजे नेगी, हालांकि फेसबुक में मेरे दोस्त पद्मा दोरजे के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो दोरजे नेगी हूँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ, नाको वार्ड से पू मंडल में आते हैं। और एक परिचय और भी है कि मैं भूतपूर्व SDLC मेंबर हूँ, यानी कि उप मंडल सक्रिय समिति, सब डिविजनल लेवल कमेटी, जो FRA 2006 के एक्ट के अंतर्गत गठित होता है। तो देखिए, जब मैं एक एक्सीडेंटल BDC हूँ, बाय चांस BDC बन गया। मेरा एक कहूँ तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के साथ जो लगाव, जो जान पहचान या जानकारी जुटाना जो शुरू हुआ, वो हम लोग जागृति मंच और आदरणीय श्री RS नेगी जी जो रिटायर्ड IAS हैं, उनके माध्यम से हुआ। और धीरे धीरे इस चीज़ पर इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो जब मैं BDC बना था तब तक मुझे इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि एक SDLC कमेटी का गठन होता है, इसमें चुने हुए पंचायती राज प्रतिनिधि यानी कि SDLC में BDCs के 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर रिक्रूट किए जाते हैं। तो मैंने जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त की तो मैंने बताया कि मुझे जो भी है उपाध्यक्ष वगैरह की सीट थी उस समय, क्योंकि अध्यक्ष की जो सीट थी वो तो फीमेल रिजर्व हो चुकी थी, उपाध्यक्ष की सीट वगैरह थी। तो हमने सिरे से नकारते हुए कहा था कि मुझे काम करना है FRA एक्ट 2006 के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे SDLC के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। तो पार्टी के सौजन्य से कहूँ या जैसे भी कहूँ, सभी लोगों का सहयोग मिला और मैं SDLC नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे मनोनीत किया गया। फिर उसके बाद के कार्य के ऊपर मैं अभी प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो स्पेसिफिक रहूँ इसके लिए मैं थोड़ा सा सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से आज के टाइम पे आप लोग सभी लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, ज़्यादातर लोग जान चुके हैं अब तक तो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है क्या है। ये हमारे आदिवासी लोगों की और अन्य परंपरागत वन निवासी लोगों की अपनी ही भूमि पर डिपेंडेंसी को सत्यापित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था भारत सरकार द्वारा 2006 में। तो इस एक्ट को मेरे ख्याल से आज ज़्यादा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जान चुके हैं। इतने सालों से 13 सालों का लंबा संघर्ष रहा है। 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद पिछले साल पिछली सरकार ने एक छोटी सी कामयाबी कहूँगा मैं तो, क्योंकि अभी एक द्वार खुला ही है। आप सभी लोग जानते हैं कुछ इंडिविजुअल केसेस लिप्पा के कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और लगभग 350 की 400 के करीब के जो इंडिविजुअल केसेस पारित हुए हैं, वो हमारे लिए एक शुरुआती कामयाबी है। अभी रास्ता बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो इंट्रोडक्शन अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा चाहता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत 3 स्तर पर जो कमेटियाँ गठित होते हैं उनका परिचय आप लोगों से करवा पाऊँ। तो सर्वप्रथम तो ग्राम सभा से शुरू होती है वन अधिकार समिति। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे सब लोग जानते हैं वन अधिकार समिति क्या होती है। ग्राम स्तर पर कमेटी का गठन किया जाता है, या फिर जिस लेवल पे भी वो लोग कंफर्टेबल हैं ग्राम सभा करवाने में, उस लेवल तक में कमेटियाँ गठित की जा सकती हैं। उसके बाद जाके SDMs या फिर ADM हमारे पूर्व के केस में उनके चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें रेवेन्यू के ऑफिसर होंगे या फिर फॉरेस्ट के ऑफिसर होंगे, फिर ट्राइबल अफेयर के ऑफिसर होंगे, और उनके साथ हम चुने हुए प्रतिनिधि 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे मनोनीत किए जाते हैं। हालांकि ये होना तो सिस्टमेटिक तरीके से कानून की एक धारा है, एक्ट है, जिसके तहत धारा 5C के तहत गठित किया जाना चाहिए था, जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो,
पारदर्शिता के साथ उन सदस्यों को मनोनीत किया जाए, लेकिन यहाँ पे तुगलकी चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। FRA के अभी तक के फेलियर में बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि जब भी SDLC नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मनोनीत किया जाता है तो उसमें पार्टी की एक तरह से वो चलता है, डोमिनेंसी पार्टी का एक तरह से वो क्या कहेंगे, गुंडागर्दी चलती है कि चलो हमने इसको बनाना है, उठा के मनोनीत कर दो। कई बार तो ऐसा सिचुएशन आता है कि उन लोग खुद को भी मालूम नहीं होता कि वो मनोनीत किए गए हैं SDLC मेंबर में। मैं एक ही सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें एक सरकार को टारगेट नहीं किया था, उसमें दोनों अब तक की जितने भी सरकार आई, जब से FRA एक्ट यहाँ पे ग्राउंड पे आया, तब से जितने भी सरकारें क्या किया है, SDLC मेंबर्स मनोनीत किए जाना है, उसमें गुंडागर्दी ही की है एक तरह से, मतलब पिक एंड चूज, किसी को भी रैंडमली पिक एंड चूज किया जाओ, ये अपना खास आदमी है, हमारे सुनेगा डाल दो अंदर, यही चीज़ चलती रही। और उसी तरीके से मैं भी किया हूँ, एक तरह से मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया और मैंने भी धारा 5C के तहत मैं भी नहीं किया हूँ, मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ तो मैं भी SDLC नहीं बना हूँ, ऑनेस्टली आप सभी के सामने एडमिट करना चाहता हूँ। अब ये बहुत बड़ी समस्या कि हम कहाँ बन जाती है जब ऐसे लोगों को पिक एंड चूज करके आप डालेंगे जिसका FRA 2006 के साथ एक्ट के साथ कोई लगा भी नहीं है, तो हम कहाँ कामयाबी की उम्मीद कर पाएंगे। मेरे साथ तो एक्सीडेंटली ये था कि मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन इस तरह से हो चुका होता है FRA एक्ट के साथ कि मुझे लगाव हो चुका था, मुझे काम करने का मन था, तो वहाँ से धीरे धीरे जो हमारे SDLC प्रोसीडिंग्स वगैरह होते हैं, आप जानते हैं जब भी कोई कमेटी मीटिंग करती है तो ADM लेवल या SDM लेवल की चेयरमैनशिप के अंडर पे कोई मीटिंग करते हैं हम लोग, तो क्या होता है वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है। डिक्टेटरशिप इस किस्म से कि वहाँ पे जितने भी प्रोसीडिंग है वो डिक्टेट किया जा रहा है, यानी कि हम जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इश्यू रेज करूँ तो वो नोट ही नहीं किया जा रहा था। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा हुआ, पहला मीटिंग, तो बड़ी समस्या वहाँ पे हो रही है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कोई SDLC मेंबर है मेरे साथ, मेरे अलावा, जो पहले रहा हो या अभी वर्तमान में हो? नहीं है। तो देखिए, कमेटी का फॉर्मेशन धारा 5C के तहत ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए था, लेकिन आज तक की सरकारों ने, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने किया नहीं है। तो इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अवेयरनेस में है। हम सभी लोग वोट करते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं, पंचायती राज का प्रतिनिधि। बहुत कम जगह पे ऐसा होता होगा कि आप लोगों के BDC भी नॉमिनेट होकर आते होंगे, ज़्यादातर तो इलेक्टेड BDCs होते होंगे। जब वो कैंडिडेट के तौर पे खड़ा होता है तो उसकी विलिंगनेस क्या है, उसका ये जो कमिटमेंट क्या है, हमने कभी गौर किया नहीं। ज़्यादातर मामले में FRA एक्ट को लेकर तो खासकर नहीं किया था। तो ऐसे सिनेरियो में क्या ज़रूरत है कि हम लोग ये देखें कि जो, क्योंकि बनना था SDLC चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही बनना है पंचायती राज के, तो सबसे पहला तो हमारा वहाँ पे क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये जो जो चुनाव में उतरने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनका FRA एक्ट को लेकर क्या इंटेंशन है, क्या सोचते हैं, वो बहुत मायने रखता है। यदि वो अगर FRA एक्ट को अगर हम कामयाब बनाना चाहते हैं तो वो एक चुने हुए प्रतिनिधि जो संभावित SDLC नॉन ऑफिशियल मेंबर है, उनकी कमिटमेंट को लेकर हमको कम से कम नज़र तो रखना पड़ेगा। और जब सरकार इस तरह के तुगलकी कारनामे करते हैं जहाँ पे पिक एंड चूज कर लेते हैं, अभी SDLC का पुनर्गठन हुआ, आप सभी जानते हैं। मैं SDLC मेंबर था, मैं मीटिंग की मांग करता रहा, मुझे बाद में जाके जब रिटर्न में 3-4 लेटर भेज दिया ADM साहब को कि SDLC की मीटिंग हो नहीं रही है, तो आखिरी बार जब मैं परेशान होकर खुद गया तो उन्होंने मुझे ये सूचना दी कि आप तो SDLC मेंबर ही नहीं रहे। तो ये बड़ा शॉकिंग सा जवाब था। मैं बोला यार इतने टाइम से मैं लेटर भेज रहा हूँ आप लोगों को, तो जवाब तो पहले दे दिया जाना चाहिए था यदि मैं SDLC मेंबर नहीं रहा हूँ। फिर मैंने एक्ट के थ्रू जाने की कोशिश की, तो एक्ट के थ्रू तो बड़ा सा सिंपल था, जिला पंचायत, यानी कि बाद में डेफिनेशन तो पता लगा कि जिला परिषद के माध्यम से SDLC में भी जितने भी मेंबर्स नॉमिनेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट पिक एंड चूज किया, गवर्नर के थ्रू नोटिफिकेशन निकलवाया हुआ है, ये लोग अब से नॉन ऑफिशियल SDLC मेंबर रहेंगे। अब उसमें से भी मेरे दुख, जब मैंने ये वीडियो बनाया, कई लोगों ने देखा होगा
मेरे ख्याल से जब मैंने एसडीएलसी के पुनर्गठन के ऊपर वीडियो बनाया तो कई लोगों के पास वो वीडियो आया होगा। तो मेरा इसमें नाराज़गी की भावना इसलिए नहीं थी कि मुझे बाहर निकाला गया है, मेरा उसमें नाराज़गी की भावना इसलिए थी कि जो पोटेंशियल रखते थे, जिनके पास इस चीज़ की जानकारी थी भूमंडल में भी, उनको तो पूछा तक नहीं गया। मैंने अंदरूनी तौर पर पता किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का बनाना चाहिए था या कांग्रेस का बनाना चाहिए था, पर्टिकुलरली जो उनके एलियनेशन में रहते थे, जो उनके मतलब पार्टी को सपोर्ट करते थे, उन तक को पूछा नहीं गया। जो एक्टिव है कम से कम एटलीस्ट उनको तो पूछना चाहिए। एसडीएलसी मीटिंग तो ऐसा होता है कि देखिए आप लास्ट ईयर की बात है, मेरे को 6 फरवरी को एसडीएलसी मीटिंग है करके इंटीमेट किया गया था। अब सर्दियों के टाइम पे नॉर्मली होता क्या है, हम लोग बाहर जा रहे होते हैं, घूमने होते हैं, कहीं आउट स्टेशन में होते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, रिवालसर, सोलन। तो मैं सारा कुछ छोड़ के फैमिली के छुट्टियों को कट शॉर्ट करके सबको इंसिस्ट करते हुए कि मीटिंग बहुत ज़रूरी है, वापस वो आया ताकि मैं एसडीएलसी मीटिंग अटेंड कर पाऊँ। तो ऐसे कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस लेवल की कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कई लोगों में वो कमिटमेंट है ही नहीं, ज़बरदस्ती ड्रैग करके खींच के लाना पड़ता है मीटिंग में। तो इस तरह से आप कोरम वगैरह कैसे पूरा करेंगे? मुझे निराशा तब हुई जब मैं पूरा बारिश के बीच में रिवालसर से छुट्टियां कट शॉर्ट करके यहाँ पहुँचता हूँ, तो अगले दिन मीटिंग में एक मेंबर नहीं होते, सिवाय ट्राइबल अफेयर के एक रिप्रेजेंटेटिव के अलावा कोई भी मेंबर नहीं है। इसको सीरियसली लिया ही नहीं जाता। इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि हम लोग इतने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं सरकारों को। मेरे शायद नंबर तो नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि एसडीएलसी मेंबर जो है बहुत मतलब क्रूशियल है, यदि आप चाहते हैं कि एफआरए एक्ट को मतलब कामयाब होते हुए देखें। अभी हमने एक कम्युनिटी जो भी है मतलब सभी के सहयोग से पिछली सरकार में एक सफलता जरूर प्राप्त की है, यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का दरवाजा खुला है हमारे लोगों के लिए। तो ज़रूरत है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कल परसों माननीय मंत्री जी हमारे बीच में मालिक गांव में पधारे थे, तो उस समय मैं मंच संचालन कर रहा था। मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से ये बताया कि वन अधिकार अधिनियम ये है, चुटकी है। तो वही चुटकी अपने ऑफिशियल्स को भी समझाइए, लोगों को समझ में नहीं आता, हमें क्यों नहीं समझा। मैं उनको ये बोलता क्योंकि एक मंच संचालक की भूमिका फिर कुछ और रहती है, मैं वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, पर जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 2 बुजुर्ग की गवाही लगाइए और अपना आधार कार्ड चिपकाइए, बस यही तो है वन अधिकार अधिनियम। तो मेरा कहने का मतलब आज इस मंच से यदि वो सुने तो कहीं प्लीज़ अपने ऑफिशियल को भी ये समझा दीजिए कि ये इस हद तक एक चुटकी ही है, ताकि हमारा काम आगे बढ़े। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एसडीएलसीज को लिटरली एक तरीके से फिल्मों में वकालत करते हुए नहीं होते। मैं थोड़ा एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब हम एसडीएलसी मीटिंग में होते हैं तो वहाँ पे हमें बिल्कुल एक तरह से वकालत करनी पड़ती है। तो जितने भी एसडीएलसी मेंबर हैं यदि इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे तो प्लीज़ उनसे निवेदन है, बहुत ज़्यादा डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा आपको आर्टिकल्स भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। कुछ स्पेसिफिक 6-7 आर्टिकल्स हैं, 6-7 डेट्स हैं, वो याद रखिए। उसके बाद मीटिंग में आप जाते हैं तो कोई भी आपको डिक्टेट करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। आपके राइट्स वगैरह अगर आप जान के जाएंगे, यानी कि पहले शुरुआती मीटिंग में तो मेरे साथ ये हुआ कि बस हमारा तो एक भी स्टेटमेंट नोट ही नहीं किया गया, लेकिन अब आप कभी आरटीआई के माध्यम से या किसी और माध्यम से देखेंगे एसडीएलसी पूर्व की प्रोसीडिंग में, तो हर बार वहाँ पे एक्ट मेंशन है हमारे फेवर का, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में मेंशन है जब भी वो लोग कुछ गलत करते हैं। और एक तरह से हमारी पूरी तरह से सिक्योर एडवोकेसी करने की कोशिश की है हम लोगों ने, और ये हम अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे, ये पीठ हम थपथपाना चाहते हैं हम लोग जागृति मंच का। हम लोग बार बार हमें बुला के भी सिखाया इन्होंने। आज हम जो भी हैं कई मतलब मेरा तो कई लोगों को मतलब मेहनत मुझे भी मिला है, मतलब एज ए गिफ्ट मिला है। जैसे हम लोग जागृति मंच ने मेहनत की है, हमें एज ए गिफ्ट मिला, हमें तो सब कुछ प्रोवाइडेड मिला। संघर्ष समिति आंदोलन में कोशिश की, संघर्ष किया, हमें पीछे प्रोवाइडेड मिला, हमने उस मंचों का इस्तेमाल किया और इस तरह से हम जैसे भी बने आज इस हद तक मतलब काम करने के लिए, इस हद तक मतलब बहुत बड़ा हद नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक भी पहुँचे हैं वो काम करने में इन सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला मुझे, तो धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज भी इन्हीं के साथ फ़ोन पे जब भी प्रॉब्लम होता है तो मैं फ़ोन में इन्हीं से ज्ञान बांटता हूँ। मेरे अंदर पूरी तरह से एफआरए एक्ट का ज्ञान नहीं है,
कोशिश फिर भी करता हूँ कि हमेशा जवाब दे पाऊँ, और आप लोग जब भी सवाल पूछेंगे उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। Thank you.